गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हो? सब बढ़िया? आर यू फाइन? वेल, आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट में हमने आपको बताया था कि अगर एच हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए ताकि उसका कंप्लीट इमेज वो देख सके। इसके लिए हम आपको सबसे पहले देखिए हम बता भी दिए थे, लेकिन थोड़ा सा उस पर और आज फोकस करते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सपोज कीजिए ये बहुत लंबे हाइट का कोई प्लेन मिरर है। अब उसमें ये है कि कितना मिरर इसमें यूज का होगा, कितना मिरर यूजलेस होगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ आपको समझ में भी आ जाएगी बात, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। कुछ समय के लिए आप ये मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का जो विजन पोजीशन है, जो इसका व्यू है, वो टॉप है, आई एट टॉप। आई एट द टॉप व्यू। तो क्या होगा, आपको तो ये मालूम है या हम सबको मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम तभी देखते हैं जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में जाती है। अगर यहाँ पे मान लो कि हम इसको मानते हैं और ये अगर इसका बॉटम है तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जाकर के और सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो करके और जब ये इसके आंखों में आएगी ये होगा। और अगर सपोज कीजिए कि हमने इतने हाइट का मिरर लिया हुआ, मैंने कहा मैडम बिल्कुल बहुत बड़े हाइट का मिरर है, प्लेन मिरर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर हमारा व्यू पोजीशन है तो एक लाइट ऐसे जाएगा और यहाँ से वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये तो हमको पता ही है कि अगर ये डिस्टेंस हमारा d है तो ये क्लियर है कि यहाँ से d डिस्टेंस पर ही इधर जो है हमारा इमेज बनेगा। और ये चूंकि ये लाइट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इसका इमेज क्रिएट होगा। दिस डिस्टेंस आल्सो विल बी d। नाउ यू सी दिस इज द बॉटम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अगर ये बॉटम पोजीशन है ऑब्जेक्ट का एंड इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो ये क्लियर है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर नहीं बल्कि करना ही है हमको, एंड इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द केस, सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी ये हाइट और ये हाइट एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये अगर h बाई टोटल अगर h है तो ये पार्ट h बाई 2 और ये पार्ट भी क्या होगा h बाई 2। सो ऑब्वियसली आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू होगा वो कितना का होगा, h बाई 2 का। और इसके ऊपर का जो पार्ट आप मिरर का, कितना भी बड़ा मिरर हमने लिया हुआ है, दिस इज यूजलेस पार्ट, हमारे लिए ये किसी भी काम का नहीं है। और उसी तरह से ये पार्ट भी हमारे लिए क्या होगा, यूजलेस होगा। सो जो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ या टू डिटेक्ट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट h, तो ये जो है हमारा h बाय 2 ही रहेगा। कम से कम इतने हाइट का अगर हम मिरर लेंगे, यही बात हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था। अगर आप मान लो कि हम ये कहते कि ये पर्सन है फॉर द टाइम, आंख ऐसे तो होता है हमारा अपने टॉप व्यू से थोड़ा नीचे हमारी आंखें होती है, तो ये जो हमारा पार्ट है उसको हम कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं। हम ये कहते कि चलिए अगर कभी ऐसा गॉड गिफ्ट हो कि आंख यहाँ पे आ जाए तो ये सिचुएशन है, इतना पार्ट आपका यूजलेस है। जैसे अब अगर मन में एक बात हो कि हमारे एक्चुअली अगर सिचुएशन देखा जाए, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली होता है कि हमारी आंखें हमारे टॉप व्यू से थोड़ी नीचे होती है। हमारी आंखें जो होती है वो क्या होती है, टॉप व्यू से थोड़ा नीचे होती है।
सो अगर हम ये कहें कि यहाँ तो ये मान लो कि इस पोजीशन पर अगर हमारी आंखें हैं तो यहाँ से टॉप व्यू से थोड़ी नीचे होगी। अब कंप्लीट इमेज में अगर अपना देखना चाहता हूँ तो यहाँ का भी रिफ्लेक्शन यहाँ आना चाहिए और बॉटम का भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ देखो आप ऐसे और फिर यहाँ से ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। आई कहाँ पर है अब एक्चुअली आई हमारा यहाँ है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो तो क्या होगा, मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, एक मतलब एक चीजें की सिचुएशन क्या होंगे आप इसको रियलाइज करना है। ये देखिए टॉप का और ये बॉटम का अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू, ये देखो आप। अब आप बता दो कि इतने पार्ट का इमेज हमारी आंखों में बनता है तो ये भी अगर θ1 एंगल है तो ये भी θ1 होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो अगर यहां से इस हाइट, टोटल हाइट को मैं h कहता हूं तो उसमें से अगर ये पार्ट हम इसका हटा लेते हैं तो इतने पार्ट के लिए जो अब ये आंख का पोजीशन है वो आप देख ही रहे हो। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के समझना है कि जो टोटल हाइट अब हमारे पास है, मतलब बॉटम से लेकर के आंख तक एंड टॉप से लेकर के आई तक, तो ये भी आधा बटेगा और ये भी आधा बटेगा। अब ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये हाइट कहां से माइनस हो रहा है, तो सिर्फ ये माइनस हो रहा है यहां से। यहां के बाद जो ये पोजीशन है उसमें से आधा 50%, अगर इस हाइट को मैं x कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। और h माइनस एक्स हाइट का जो 50% है h माइनस एक्स बाय 2, वो यहाँ पर हमारा यूजलेस होता है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं होती है। और h माइनस एक्स बाई 2 एंड दिस विल बी, क्योंकि इतना हाइट मिरर का हम ले रहे हैं यहां पर भी, सो दिस विल बी x बाय 2, द हाइट ऑफ द मिरर x बाय 2 यहां पर लिया, और यहां पर जो हाइट h माइनस एक्स बाय 2, तो ये जो पोजीशन है हमारा वो h माइनस एक्स बाई 2 यहां पर। अब आप टोटल मिरर कितना यूज किया आपने, टोटल मिरर आपने यूज किया यहां से लेकर के और यहां तक। सो इन दिस केस द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, कल वाले ही केस को थोड़ा आज हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। मिरर कितना हो गया आप देख लो, इक्वल टू h बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस x बाय 2, एंड ये कैंसल होकर के हमारे पास अब भी ये वैल्यू h बाय 2 ही होता है। सो अगर हम इस पोजीशन को भी देखें तो मिनिमम हाइट यहां पर भी हमको कितना मिला, मिनिमम हाइट यहां पर भी हमारे पास h बाय 2 ही है, और इस केस को भी अगर हम लोग डील करते हैं तो मिनिमम हाइट h बाय 2 ही होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि मिरर का कितना पार्ट यानी पोजीशन ऑफ द मिरर में आ जाता है अंतर। यहाँ पर आप देखो कि इतना पार्ट हमारा यूजलेस आ रहा है, जबकि यहाँ पे इतना पार्ट हमारा यूजलेस आ रहा है। सो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन ओनली पोजीशन ऑफ द यूजलेस पार्ट यानी पोजीशन ऑफ द मिरर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है,
बाकी जो हमारा कंसेप्ट है कि h/2 मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हर चीजों को माइन्यूटली यहाँ पे रीड करके दिखाया गया है, और आप चाहें इस पर जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप जरा सा मेरे साथ करके देखिए। मैं इसको, आप इसको कॉपी कीजिए, और ये हमेशा ध्यान रखना है, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें प्लेन मिरर से, है ना, रिलेटेड आपको दिखाने वाले हैं। एकदम बिल्कुल तसल्ली और रिलैक्स होकर के आज के लेक्चर को समझना है, क्योंकि प्लेन मिरर का आज का और आज के बाद एक लेक्चर संभवतः और भी होंगे। वो दोनों ही लेक्चर आपके लिए बहुत वाइटल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको लोकेशन ऑफ इमेज पर हम बात करने वाले हैं। पहले भी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन पहले मैंने ऐसे ही कहा था रिफ्लेक्शन का लॉ लेकर के। प्लेन मिरर में लोकेशन ऑफ इमेज की हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, और प्लेन मिरर में जब लोकेशन ऑफ इमेज की बात करेंगे मीन्स हमारा है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एंड देयर आफ्टर वी विल वर्क विथ फील्ड व्यू। फील्ड व्यू क्या होता है, कहाँ हम खड़े होकर अपना इमेज देख सकते हैं, कहाँ कोई ऑब्जर्वर हमारी इमेज को देख सकता है, कहाँ हमारी इमेज को नहीं देख सकता है, और जिसको कि हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के नाम से भी जानने वाले हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कुछ जो आज हम लोग काम करेंगे। मतलब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और इसको आप थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ी तसल्ली के साथ, जब कभी भी कहीं समझने में दिक्कत होगी तो उसको जूम करके, पॉज करके आप उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्रूशियली जनरली नहीं मिलते हैं। आप बुक्स वगैरह में भी देखेंगे तो जनरली अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखने समझने की कोशिश करना है। और फिर चलिए, ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आप ये देखिए, मैं दोनों ही चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल छोटा सा करके देखते हैं कि अगर आपको सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, या मान लो एक पर्सन को, मान लो एक ऑब्जेक्ट का हाइट 80 सेंटीमीटर है ना, और ये मानते हुए कि टॉप व्यू पर ही इसका विजन पॉइंट है ना, जो विजन पॉइंट है इसके टॉप व्यू पर ही है। तो अब इसका मिनिमम हमको हाइट ऑफ द मिरर चाहिए, तो क्या होगा बताइए आप ही। यहाँ से एक लिया और यहाँ से इसको मिलाया, और क्या हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए। ये तो पार्ट आपका कितना होगा, 80 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, यूजलेस हो गया। क्यों यूजलेस हुआ, आप तो इस बात को समझे नहीं होंगे उस समय, क्योंकि बॉटम पॉइंट का जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाता है। सो मिनिमम पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन या लोवेस्ट पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर हमारा यहाँ है। यहाँ के नीचे कोई भी रिफ्लेक्शन प्ले नहीं हो रहा, कोई रिफ्लेक्शन सफर नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी बात, यहाँ के ऊपर जो मिरर का पार्ट है वो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं, वो होता तो भी ना होता तो भी, इसलिए मिनिमम वर्ड यूज किया गया है। मिनिमम वर्ड कितना हाइट चाहिए। अब देखो, अगर इसके लेवल पर जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, सीधा, क्योंकि व्यू पॉइंट यहाँ पर है तो क्लियरली क्या होगा, ऑब्जेक्ट जाएगा और वापस रिटर्न होकर के आएगा। किसी भी एंगल से लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एंगल से लो इसको, तो चलो ठीक है। अब आप देखो ये जो हाइट है वो कितना होगा, तो यूजलेस हो गया। ये हाइट कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना होगा मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, कितना हो जाएगा बताइए। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, ये रे डायग्राम के साथ मैं आपको इसीलिए सब दिखा रहा हूं कि ये आप इसको देख करके समझिए।
मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ये तो आपने कॉपी कर लिया था। अब आप हमको ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि हम एक मिरर लेते हैं, जो भी कोई भी इसका हाइट हो उससे हमें मतलब नहीं है, एक बड़ा मिरर लेते हैं और इस मिरर के सामने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिस ऑब्जेक्ट का हाइट हम सपोज कीजिए 180 सेंटीमीटर हमने लिया एंड 20 सेंटीमीटर नीचे बिलो द टॉप एट 20 सेंटीमीटर पे सपोज कीजिए यहाँ पे आई है या व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट है, यहां से वो देखेगा। देन हमारे सामने सवाल उठता है कि 180 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है एंड 180 सेंटीमीटर के इस ऑब्जेक्ट को है ना, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा 180 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का पूरी तरह से इमेज देखना चाहता है, विजन पॉइंट यानी आंख यहाँ पर है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर टॉप से नीचे, तो कहता कि मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए। ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, यहां से लेकर के सबने पिछले में रे डायग्राम में और आप बता दे सकते हैं कितना होगा। अब ये देखो कि यहां से ये वैल्यू अगर 20 है तो इसका क्या होगा, अब 180 सेंटीमीटर का सबसे पहले आधा कितना होगा बता दीजिए, 90। In this case 90 centimeter of the mirror is useless. सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 20 माइनस करेंगे, ये कितना होगा 160 होगा ना, ये 160 यहाँ इतना माइनस कर देने के बाद ये हमारे पास कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे है, सो 80 सेंटीमीटर जो है ये पार्ट क्या हो जाएगा, यूजलेस होगा। एंड ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा 80 सेंटीमीटर एंड इसमें से भी 10 सेंटीमीटर हमको यूज करना होगा। सो 10 सेंटीमीटर भी हमारे लिए यूज का है, यहाँ के ऊपर की कोई बात नहीं है, यहाँ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ये हमारा यहाँ से ये किसी यूज का नहीं है, सो दिस इज यूजलेस। इसलिए हाइट कितना हो जाएगा बता दीजिए, हाइट कैसा, तो मिनिमम हाइट क्या हो जाएगा, मिनिमम हाइट विल बी देन 80 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर और दिस विल बी वंस अगेन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहां हमने 180 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया, व्यू पॉइंट को टॉप से 20 सेंटीमीटर नीचे रखा, तो हमने पाया कि 80 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के मिरर का पोजीशन सेट करता है। 80 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के यानी बॉटम से 80 सेंटीमीटर ऊपर मिनिमम पोजीशन पे हमारा मिरर सेट होता है। बाकी 90 सेंटीमीटर अब भी इसको मिनिमम हाइट चाहिए, यानी टोटल हाइट का हाफ। अगर टॉप व्यू पर हमें यहाँ पर देखना है कि अगर यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है और आई पोजीशन हमारा टॉप व्यू पर है तो सीधे 40 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के, लेकिन जरा सा आप ये देखिए कि अगर इसी सवाल में इसी न्यूमेरिकल्स को मैं क्या करता हूं, इस टॉप व्यू को यहाँ रखता हूं, अगर मैं टॉप व्यू पर इसके विजन पॉइंट यानी आंख को मैं यहाँ मानता हूं, देन व्हाट विल बी, then 90 centimeter will be again the minimum height of the mirror h/2, but the part of the mirror that is absurd, that is useless, will be 90 centimeter from the below. So position of the mirror will be then at 90 centimeter above the bottom,
So there is the difference in position of 10 सेंटीमीटर. So इस केस में और उस केस में ओनली पोजीशन ऑफ द मिरर में डिफरेंस आता है. बाकी हमारा जो h/2 मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है वो तब भी मेंटेन रहता है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो बी केयरफुल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. और अब आइए इसको कॉपी कर लीजिए आप. इस तरह से और भी कर सकते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं. आपको सिर्फ एक विजन हमने सामने रखा और मन में बात आई तो हम आपके साथ शेयर किए. अब आइए एक बात करते हैं आपसे. वो बात है लोकेशन ऑफ इमेज इन सिंगल प्लेन मिरर. लोकेशन से हमारा मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज. लोकेशन से हमारा मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारे सामने में दे दिया गया हो, हमें ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो तो कैसे होगा. उसके बाद थोड़ा सा फील्ड व्यू पर भी हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू पर भी हम लोग बात करने वाले हैं. आइए देखते हैं. एकदम आराम से समझना है चीज़ों को, एकदम ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है. उसमें घबराने की और कोई जल्दबाजी की बात नहीं है. जब ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो ऑलरेडी सब कुछ पिकअप में आ जाएगा. आपको थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ना है. आइए देखते हैं. लेट अस सी नाउ. सपोज कीजिए ये एंड अ मिरर इज inclined at angle supposed to be 30 degree and an object is at this position whose coordinate is 2, 0. And now we are asked to find the coordinate of image. This is the question, है ना. क्वेश्चन है to find the coordinates of image of the object. आप सबसे पहले तरीका सीखो. जस्ट यू try to understand, try to learn the process how to find the coordinate. Let us see. आप ये देखो कि अगर ये यहाँ से लेकर के 2 सेंटीमीटर के दूरी पर, मैंने इसको सेंटीमीटर ही दिया, कोई बात, कोई भी यूनिट आप देख सकते हो. क्या तरीका होता है इमेज बनाने का? सबसे पहला तरीका होता है कि यू एट फर्स्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. क्योंकि वहां नॉर्मल पे अगर जाओगे तो ही पता चल पाएगा कि रिट्रेस अगर उस लाइट रे को करेंगे तो समझ में आएगा. क्योंकि आपको पता है कि वन रे को हम लोग 100% मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वही हमारे लिए सबसे विश्वसनीय फेथफुल रे होता है जो सही लोकेशन हमको डिफाइन करके देता है इमेज का. अब क्या होगा, आपको तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर. सो दिस इज द फर्स्ट. यू प्लीज नाउ इस यहां से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर, जितना डिस्टेंस इसका उतना ही डिस्टेंस पीछे लेकर के हमें यहाँ पर इसका इमेज ऑब्जर्व करना है. ये अब क्लियर हो चुकी है बात. ये एंगल 30 डिग्री है तो आपको पता है कि 90 डिग्री होगा. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा इमेज बना.
और इसी इमेज का हमें लोकेशन चाहिए। क्या चाहिए? लोकेशन बोले तो कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसके लिए और दूसरी बात ये है, और भी अगर आपको दिमाग लगाना है तो इसके लिए और भी है। यहाँ से दूसरा राइट रे लेते हैं और फिर यहाँ से इसको इस तरह से इमेज बनाने का ये अपना प्रोसेस है। आप यहाँ से इसको अगर मिलाते हो देन व्हाट विल हैपन, ये 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये अगर x है तो ये भी x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर नहीं बल्कि है ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर इसको आप a बोलते हो तो ये भी क्या होगा, a है। वैल्यू बाद में देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। और ये अगर 30 डिग्री का एंगल हो गया तो टोटल मिलाकर क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये सवाल हमारा फिजिक्स का नहीं रहा, ये हमारा सवाल मैथमेटिक्स का है। कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। और आप इसकी वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो इसको डबल करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप वहां से भी कर सकते हो, या नहीं तो आपके पास में बहुत सारा तरीका है आप इसको करने का। आप चाहो तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल दो, ये जो लोकेशन होगा ये बता देगा आपको x कोऑर्डिनेट, और ये जो लोकेशन होगा वो क्या बता देगा, y कोऑर्डिनेट। अब देखो तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये वैल्यू आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? पता है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो तो फ्रॉम द, होने के लिए मेरे को मालूम है कि ये कितना होगा, बट मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, आपको समझना है। आप देखो फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम द ट्रायंगल 1, मैं इसका नाम 1 देता हूं, फ्रॉम द ट्रायंगल 1। इस फर्स्ट ट्रायंगल से बताओ कितना होगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दीजिए आप हमको। ये हो जाएगा a/2, a/2। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ मुझे, 2 साइन 30 डिग्री यानी 1 सेंटीमीटर। 100% क्लियर है, जब a आपका 1 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो अब ये जब 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये आप देख लो, ये भी कितना हो जाएगा फिर 2 सेंटीमीटर। क्यों? आप समझो इस बात को कि ये अगर 30 डिग्री एंगल है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यहां से भी आप समझ सकते थे इसको। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायमेंशन लिया आपका। अब आपको कहीं दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर में इसका आंसर कर सकते हो। और वो कैसे होगा आप यहाँ देखो। अब कहीं से किसी को कुछ पूछने की भी बात नहीं है, मैं आपको अलग ला करके दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ देखना है कि ये वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो इस पॉइंट का बताओ कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। सो x एंड y विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 cos 60 डिग्री into 2 sin 60 डिग्री, एंड वी कैन से 2 into 1/2 यानी 1 and 2 √3/2 यानी ये कह सकते हैं 1 and √3। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, कहीं से कोई दिक्कत अगर है तो आप बोलिए, नहीं है तो क्लियरली आप इसको देखिए, समझिए और इस पर जो है कंसीडर कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं, मजा आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड आई बिलीव यू आर गोइंग थ्रू
a better understanding level and you all are saturated. So please आइए तो जरा सा एक और बता दीजिए आप हमको। जैसे मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करते हैं, हालांकि इतने ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताइए कि ये एक प्लेन मिरर है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसका कोऑर्डिनेट है -2 0। अब ये देखने वाली बात है कि दिस इज एंगल 45 डिग्री सपोज। और तो आपको पता है कि ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मिरर को ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये अगर -2 0 है तो क्या होगा, यहाँ का जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब किताब से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। आप खुद भी इसको जज करके देख लो ना, ये तो समझने की बात है कि जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस पीछे आकर के इमेज बनेगा इसका, और ये कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। और चूंकि 45 डिग्री एंगल है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका ये भी एंगल 45 होगा। तो 45 होने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जब ये 2 है उतना ही पीछे ये भी आएगा। सो लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विल बी x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो ये सब कॉमनली है, आप इसको जान करके समझ करके और कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर करके दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं। आइए सपोज कीजिए वो समझना है, आप अगर कहीं एक मिरर रखते हैं और इस मिरर के यहां पर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने नहीं है, मिरर का यहां, तो इसका इमेज अगर आपको बनाना है, शायद पहले भी मैंने आपको शेयर किया होगा लेकिन आज मैं फिर से इसको दिखा रहा हूं। तो क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस आपका मिरर से a है तो ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से क्या होगा, एक डिस्टेंस पर ही जाकर के यहाँ इसका इमेज बनेगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। रे डायग्राम लेना है तो रे डायग्राम के लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम यहाँ से उठा सकते हैं, कहीं से भी ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से उसको आप मिलाएं एंड इसको आगे प्रोड्यूस कर दें भी द। लेकिन ये अब आपको इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को देखना है कि दोनों इक्वल है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जबकि यहां मिरर नहीं है, मिरर आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस मिरर को प्रोड्यूस करने के बाद ही मेंशन होगा। और यही चीज हमने यहां पर भी आपके साथ शेयर किया कि यहां मिरर नहीं है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको पीछे लेना है तो पीछे लेने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस सामने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे हमारा क्या होगा, इमेज होगा। और उतना ही कोई, हालांकि यहाँ इस पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अनसर्टेनिटी ऑफ द डायग्राम है, उससे प्रॉब्लम नहीं होना आपको, उतना पीछे ये जाएगा। और उतने ही पीछे जाने के बाद जब इसको ले जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टच करेगा, और जब ये टच करेगा तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जहाँ हमारा हुआ था यहाँ पे वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि ये मिरर के स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर देता है। अगर ये लीनियर शेप का ऑब्जेक्ट होता, अभी आएंगे लीनियर शेप के ऑब्जेक्ट पर भी आएंगे, और तब वहां पर आपको दिखेगा कि अगर यही चीजें अगर किसी मिरर के सामने हम रखते हैं तो फिर उसका इमेज का क्या पोजीशन बन जाता है अगर वी हैव लीनियर शेप ऑब्जेक्ट। अब आइए उसी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम आपको लेकर के। तो ये भी आपने देख लिया। अब
अगर आपसे हम ये कहें कि सपोज कीजिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये सब चीज आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं ऐसे बता रहा हूँ, मन में आई है बात तो थोड़ा सा मैं सिखा दे रहा हूँ। इसमें घबराने की बात नहीं है, इमेज पर ही ज़्यादा काम करना है हम लोगों को, क्योंकि प्लेन मिरर में इसके बाद और कुछ बचता नहीं है। यही आपका हमारा सबसे मेन चीज़ है, ये हमारा मिरर है। हाँ, हम आपको बताने वाले थे, इफ दिस इज द लीनियर शेप्ड ऑब्जेक्ट और ये इस पोजीशन में है रखा हुआ, लीनियर शेप्ड ऑब्जेक्ट और अगर इस पोजीशन में रखा हुआ है तो इसका इमेज अगर मेरे को बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बात आप देखो ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था। और दूसरा क्या है, इसको इधर से किसी भी एंगल पर आप लोगे तो ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं, दूसरा क्या करना है, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे लेना है और ये अब क्या होगा, इसको यहाँ आप बढ़ा दो। दूसरी बात, अगर ये एक डिस्टेंस पर है तो ये भी क्या होगा, एक डिस्टेंस पर ही यहाँ से बनेगा। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, दिस इज द इमेज पोजीशन। सो लीनियर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी हमको इमेज बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होती है, हम लोग आराम से करते हैं। मैं यही बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अदर पोजीशन एकदम आप देखिए कितना बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। मैं अलग अलग सिचुएशन आपके सामने ला करके हर चीजें आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके बोर्ड पर रहेगा, आपके सिस्टम पे रहेगा, आप टाइम लेकर के उसको देखकर थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करना है। एंड एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ लीनियर शेप्ड, दिस इज ए एंड दिस इज बी, then the question is what is the position and ये अभी हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट है ना, ये एक्सिस के अलोंग है तो ये हॉरिजॉन्टल है। आप खुद देखना चाहोगे तो एकदम दिखाई देगा। सपोज दिस इज एंगल 45 डिग्री एंड नाउ आपको मैंने पहले ही कहा कि अगर इस तरह की बात हो तो हमने मिरर को प्रोड्यूस कर देना है और आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसकी प्योरिटी नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि ए के लिए ए डैश और बी के लिए बी डैश। अब आप बताओ कि ये है वर्टिकली पोजिशनड इमेज, वर्टिकली पोजिशनड इमेज है, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ था, जो ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ था वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, वर्टिकल हो गया। अगर प्लेन मिरर के सामने इस तरह से लीनियर शेप के ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो और भी सिचुएशंस में आपको दिखाता हूँ। जस्ट आज एक समझिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरटेन कर रहे हैं और ये छोटी छोटी चीजें जो मन में कंफ्यूजन में आती हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ आज। सपोज कीजिए कि हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने मैंने ऐसे रख दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। देन अगर इसका इमेज हम देखना चाहें तो कैसा बनेगा बताइए। इस पॉइंट का इमेज आप देखो तो इतनी दूरी पर बनेगा, इस पॉइंट का इमेज देखो तो इतनी दूरी पर बनेगा। ये कैसा हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ये सब चीजें होती हैं प्लेन मिरर में, ये सब चीजें होती है एंड दीज ऑल आर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। आप देखो, सपोज कीजिए कि मैं अगर इस प्लेन मिरर में के सामने मैं यहाँ पे एक लेटर में आर का रखता हूँ तो इसका इमेज इधर कितना बनेगा, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, यही इमेज इधर जाकर कैसा बनेगा पता है, ये इमेज यहाँ पे ऐसा बनेगा, यानी इधर आर और इधर एल हो जाएगा।
ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप देखना। आप जैसे सपोज कीजिए कि हमने तो एक प्रैक्टिकल देखा था और प्लेन पेपर अगर मेरे पास हो तो मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँ। ये सब हैं इन्वर्सन, ये सब हैं केसेस ऑफ इन्वर्सन, केसेस ऑफ इन्वर्सन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, केसेस ऑफ इन्वर्सन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। फिर उसके बाद जैसे कोई लेटर है, जैसे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह पे उल्टा लेटर लिखा रहा था, वो इसलिए क्योंकि आपके सामने जब मिरर आए तो उसको आप सीधा पढ़ सके कि पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है। कोई लेटर को अगर आपको देखना है या कभी कभी वो वॉच सिस्टम में भी हम चल करके देखेंगे, तो जैसे मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, आप भी अपने घर में जाकर के प्रैक्टिकल करना, मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस चीज़ को, और जाके समझना अपने घरों में कि अगर मान लो कि अपन के पास एक वॉच है, इमेज ऑफ मिनट, सेकंड एंड आवर हैंड्स इन अ वॉच। है ना इंटरेस्टिंग बात ये। जैसे सपोज कीजिए कि ये let us suppose this is a watch and notifications are likely this। आपको सब इंडिकेशन पता है, यहाँ कितना और यहाँ कितना, ये और ये। Let us suppose at any time the hands of hour and hands of, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, the reading time, the time reading in watch is 7:0। कोई बात नहीं, आप AM जाओ PM जाओ, वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है। 7 AM सपोज दिस इज द टाइम रीडिंग। कभी अभी हमारी घड़ी में जब 7 बज रहे हैं एक्चुअली, तो 7 के सामने हमारा आवर हैंड है एंड 12 के सामने हमारा मिनट हैंड है। मैं सेकंड को अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ऐसा पिक्चर दे दूंगा, ऐसा ट्रिक दे दूंगा कि आप चाहो तो खुद से देख करके उसको समझ सकते हो। मैं एक्चुअली मिनट और आवर हैंड पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इसका इमेज प्लेन मिरर में देखना है। तो जैसे ही आप इसका मिरर, प्लेन मिरर में इमेज देखोगे, तो आप बताओ, सोच करके मैं आपको ये पूछना भी चाहता हूँ या पूछूं क्या आपको लॉजिकली, तो आप देखोगे कि इसका जो टाइम, अगर इसका इमेज आप देखना चाहोगे तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के थ्रू आप ये समझ लेना है कि ये किस तरह का इमेज दे रहा है। इसका टाइम रीडिंग, देन टाइम reading in the image of watch। हमने देखा है is 5 AM। कैसे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा
जैसे मान लो ये अपने पास एक प्लेन पेपर होगा, इस प्लेन पेपर पर ठीक ये डायग्राम आप बना करके इस प्लेन पेपर पर ठीक एक रिस्ट का डायग्राम बना करके वॉच का, सॉरी रिस्ट का नहीं, रिस्ट वॉच का एक डायग्राम बना करके सारे टाइम पोजीशंस को उस पर रीडिंग करके, जैसा इस डायग्राम में आपको मैंने दिया हुआ है, दूसरे भी इस टाइम को ले सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं, मैंने थोड़ा सा डाउटफुल ना हो इसके लिए मैंने क्लियर आपको दिया है। अब अगर आपको 7:20 में देखना है, 7:35 मिनट आप सेकंड को भी देखेंगे, उस इंस्टेंट पर देख करके वो टाइम देख करके, और फिर उसको करना क्या है कि डायरेक्ट इसको आप, जैसे ये सामने है आपका ये डायग्राम है, इसको आप सीधा रिवर्स करके और तब आप पीछे से देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि वो उसका कहाँ पर पोजिशन हैंड का गया है, कहाँ पे मिनट का गया है, कहाँ पे आवर हैंड का, कहाँ पे सेकंड का, सब आपको क्लियर दिख जाएगा। अगर किसी लेटर का, किसी वर्ड का इमेज देखना है, जैसे मान लो कि मैं एक वर्ड बताऊं कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं, कोई वर्ड लिखता हूं मैं, रावण, RAWAN। ऑब्वियसली जब इसको प्लेन पेपर पे मैं लिख देता हूं, इसका इमेज कैसा बनेगा प्लेन मिरर में ये मुझे देखना है। मैं सीधा उसको उलट करके और उसको पीछे से देखता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा इसका कैसा डायमेंशन होगा, कैसा इसका डिजाइन होगा, S कैसा दिखेगा, M कैसा दिखेगा, M कैसा दिखेगा, V कैसा, A कैसा, R कैसा, L कैसा, सब कुछ दिखेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम। ये सभी इन्वर्सन होते हैं इमेजेस के। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कीजिए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी आपको, जैसे सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग थोड़ा सा साइड गए हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कीजिए ये हमारा x है, ये y है, मन में जब कभी बात आती है ये z है। अगर इसी इमेज को आप प्लेन मिरर में देखोगे, आप देखोगे कि जो आपका ये O था, इसके सामने यहाँ आपका उतने ही डिस्टेंस पे ये आपका O डैश हो गया, ये यहाँ से ये आपका y डैश, सिर्फ OX आपका OX डैश इधर आ जाएगा, O डैश X डैश, और ये Z भी अपना पोजीशन चेंज करके ऐसा सिचुएशन ला देगा हमारे सामने। सो ये चीजें हैं, किस तरह से इमेज इन्वर्ट करता है, किस तरह से इन्वर्सन ऑफ इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं, ये सब छोटी मोटी बात है, लेकिन हमारे लिए जरूरत की है, हमें ये देखना समझना चाहिए। बहुत बेहतर है 2-3 लेक्चर आपका उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ी सी पेशेंस के साथ, थोड़े माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से सिलेबस को कैरी किया जा रहा है, जिस तरह से आपके लिए हर चीजें एकदम अच्छे तरीके से सर्च करके अच्छे तरीके से समझाते हुए इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, और एकदम आप प्रैक्टिस में रहना है। बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन भी बोर्ड पर दूंगा, होमवर्क भी जाएगा, सारा चीज आपके लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। नाउ थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू से हमारा सेंस होता है कि ये वो रीजन होता है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखा जा सकता है। जैसे मैं ही अगर अपना इमेज मिरर में देखना चाहूं तो कम से कम मिरर के सामने कहां से मैं स्टार्ट लूं कि मैं अपना इमेज देखूं। ऐसा भी कभी कभी होता है, सपोज कीजिए कि ये प्लेन मिरर है और मैं अगर यहां खड़ा होता हूं एंड फ्रॉम देयर प्लेन मिरर इज स्टार्ट, सपोज कीजिए मैं यहां खड़ा होता हूं एंड मिरर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा इमेज बनेगा इस प्लेन मिरर पर वो हमें दिखाई नहीं देगा। उधर सामने से बैठे हुए कोई भी इंसान इसको देख सकेंगे पर हमें वो दिखाई नहीं देगा।
और उसी को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। इस फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जेक्ट के इमेज को देखा जा सके, या तो देखने वाला खुद उस रेंज में हो जो ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई दूसरे लोग भी देखना चाहते हैं तो वो फील्ड ऑफ व्यू। सपोज कीजिए कि इट इज द रीजन मतलब REGION, from where the image of object can be viewed। ऑब्जेक्ट के इमेज को जहां से देखा जा सके वही फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। सपोज कीजिए दिस इज आवर प्लेन मिरर, हर मिरर में होगा, और अगर मैं यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू देखना चाहता हूं, तो फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द मिरर के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से, एंड पॉइंट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके जितना रेंज क्रिएट करेगा, उस रेंज के अंदर कोई भी ऑब्जर्वर अगर है तो उस इमेज को देख पाएगा। इसे फॉर द मिरर, दिस इज द वन एंड, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे मूव्स टुवर्ड्स, दिस इज द एंड पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो आप ये देखो, ये जो पूरा का पूरा जोन है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। इतने अंदर कहीं पर भी अगर देखने वाला चाहे तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को वो देख सकता है। फिर देखिए फील्ड ऑफ व्यू की दूसरी फेस, ये भी आपको समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव द मिरर हेयर ऑफ दिस साइज सपोज, एंड यू आर हेयर। मैं यही बात कर रहा था, अभी जो मैं साइड में स्टेट किया था, तो मैं यही बात आपको बताने जा रहा था कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं खुद तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इसका जो, क्योंकि मैं उस फील्ड ऑफ व्यू में हूँ नहीं। आप देखो यहाँ से लाइट रे ऐसे निकल गया, निकलेगा ही, आप यहाँ से देखिए जो रूल है रिफ्लेक्शन का उसके अकॉर्डिंग, एंड दूसरा रे इसके दूसरे एंड पर आप इसको दीजिएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पर ले जाओ यहां, एंड नाउ द रिफ्लेक्शन विल लाइक दिस। व्हाट? अब आप बताइए कि यहां ऑब्जेक्ट है, या मैं ही अगर यहां हूं, या आप हो, आपके घर में मिरर है, आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझ सकते हो। ये सभी प्रैक्टिकल की चीजें हैं। यू कैन इमेजिन, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन रियलाइज, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू। सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। क्यों? आप बताओ तो, ऐसा क्यों? अगर कोई यहां पर खड़ा है तो क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख लेगा? कभी नहीं देख सकता, क्योंकि हमने एंड टू एंड लिया है। जो जिस तरह मिरर का सिचुएशन है, एंड टू एंड हमने लिया है, एंड ऑब्वियसली इस रेंज में कोई ऑब्जर्वर है तभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज वो देख सकेगा। और जहां हमें खुद के इमेज देखने की बात है, तो एटलीस्ट हमें इस मिरर के बिल्कुल रेंज में आना होगा। यानी यहां से अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, अगर मैं ये कहूं ये प्लेन मिरर है और मैं यहां हूं, आई एम हेयर नाउ, एंड दिस इज द वे। यहां से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में स्टार्ट मूविंग, तो कहां से वो स्टार्ट मूविंग, अगर वो चलना शुरू करता है, इस पर भी आप काम करने वाले हैं आगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी इसमें आएंगे। अगर यहाँ से ये चलने वाला है, तो आप बताइए कि कहाँ से ये अपना इमेज देखना शुरू करेगा। ऑब्वियस है कि जब तक ये मिरर के सामने यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, यहाँ पोजीशन से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, इससे पहले अपना इमेज वो नहीं देख सकता, कभी नहीं। आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो यू कैन गो
यू कैन डू। सो फील्ड ऑफ व्यू वो रेंज होता है जो मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद देखा जाता है, एंड उस रेंज में जब तक ऑब्जर्वर नहीं आएगा तब तक उस ऑब्जेक्ट के इमेज को वो नहीं देख सकता। ये बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात है। ये है सिंगल मिरर, सिंगल ऑब्जेक्ट। और अब और भी अगर थोड़ी मोड़ी बातें इसमें होगी तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन आइए अब हम लोग चलते हैं। ये लोकेशन ऑफ इमेज की बात हम लोग कर रहे थे, फील्ड ऑफ व्यू पर भी हम लोगों ने बात की। देखिए आपको अब ये रियलाइज होता होगा कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, कितने बेसिक छोटी छोटी बातों की बात का डिस्कशन किया हम लोगों ने, और अब आप ये देखिए कि अब भी हम उस लेवल को अचीव अभी नहीं किए हैं जहां हमें जाना है। आई विल गो थ्रू द प्रॉपर प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे डिस्कस करेंगे हम आपसे, और भी अगर थोड़ी बहुत कोई डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो मैं फिर से उसको सर्च करके फिर आपके लिए शेयर करूंगा। लेकिन चीज़ें कभी खराब नहीं होनी चाहिए, अनसेटिस्फैक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से काम वो करना चाहिए। और अब हम आपके लिए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये थ्योरी लेने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट हम शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं नंबर, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। दो तीन प्रोसेस में आपसे शेयर करूंगा। ज्योमेट्री से भी यथासंभव देखने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला से भी देखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक आध कोई ट्रिक भी अगर हमारे पास जो अवेलेबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors inclined at angle theta। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, थोड़ा सा पानी पी लें, आइए। तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से इसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दो थोड़ा सीरियस होकर के, और आइए देखते हैं डायग्राम थोड़ा सा स्पेशली, और इसको आप कॉपी कर लीजिए। और मैं एक फुल बोर्ड डायग्राम आपको बना करके दे रहा हूँ, ज्योमेट्री दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले मैं इसको बताऊं, प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊं कि जो हमारी थ्योरी होती है, अगर कोई आपसे पूछता है कि दो पैरेलल मिरर के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, याद रखिएगा पोजीशन मायने नहीं रखता। ये चर्चा मैं आपसे करूंगा। अभी जब डायग्राम पे आऊंगा आपको खुद इस बात का पता चलेगा कि पोजीशन मायने नहीं रखता। तो लोग ये बात बोलते हैं कि दो पैरेलल मिरर के बीच अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ हो तो हाउ मेनी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड, सो द आंसर कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। बट हाउ इनफिनिट इमेज आर फॉर्म्ड, इस बात को देखेंगे। हालांकि हर इमेज की इंटेंसिटी में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन द सेंस कि ऑल द इमेजेस व्हिच आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर्स
will having the less intensities, but there will be infinite number of images. How this happens? So बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, एग्जैक्टली द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे या इनसाइड द मिरर भी हम लोग बोलते हैं, उतने डिस्टेंस पर वो बनता है। ये भी पता है आपको कि ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनता है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होता है। वो तो मैग्निफिकेशन साइड में जब जाएंगे तो हम मैग्निफिकेशन के स्टडी करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेस से हम आपको लेकर के चलेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। वो हमारा अलग टॉपिक होगा, मैग्निफिकेशन का एक अलग से ही लेक्चर लिया जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उसकी काफ़ी हेल्प लेते हैं हम लोग उसके बेस पर जाकर के। सो चीज़ों को एकदम पार्ट वाइज किया हुआ है। ये आज मैं थोड़ा सा ही आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नंबर ऑफ इमेज ही हमारा मेन लेक्चर होगा, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं देखने समझने के लिए, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट मात्र दे रहा हूँ। सो आइए देखते हैं इसको। मैं एक डायग्राम लेता हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, और आपको तो पता है कि दो मिरर अगर पैरेलल हो दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री हम लोग मानते हैं, 180। दिस इज मिरर नंबर M1, दिस इज M2, दिस इज सेकेंड मिरर। एंड ऑब्वियसली ए पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ इमेजेस formed by an object formed by the two parallel mirrors if object is placed at position O between the mirrors। सपोज कीजिए ये 1 सेंटीमीटर पर है, आप सिमेट्री मतलब इक्वल डिस्टेंस पर भी ले सकते हैं, आप अनइक्वल भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर पर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और M1 है, M2 है। आप अगर ये देखो ध्यान से कि अगर M1 मिरर के से मैं स्टार्ट लेता हूँ तो M1 मिरर के सामने 2 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इस यहाँ से एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो क्या होगा आपको क्लियरली पता है कि I1 जो है वो यहाँ पे पहला इमेज यहाँ पर बनेगा। द फर्स्ट इमेज विल बी एट दिस पोजिशन। नाउ फॉर मिरर M2 इट इज एट डिस्टेंस व्हाट 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ I2। पहला इमेज बना दिया आपने, I1 भी बनाया, I2 भी बनाया, एंड अब यही थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसको फिर से हम लाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं, अगले दिन इसको मैं अच्छे से अगले लेक्चर में मैं इसको करूंगा। अब ये देखो I2 जो इमेज है इसको ये मिरर अपना ऑब्जेक्ट मानेगा, इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ जैसे ये कितने पर बना हुआ है तो 2 सेंटीमीटर पर है। सो M1 के लिए नाउ I2 is at a distance 2 plus 1 plus 1 4 centimeter. So image of I2 will be behind M1 like I3 at a distance 2 plus 1 plus 1, that is 4 centimeter. उसी तरह से आप ये देखो कि इस I1 इमेज को M2 देखता है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से बताओ, इस मिरर से 2 1 3 3 2 5 5 मीटर पर M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से पीछे क्या होगा 5 सेंटीमीटर पर आपका I4 बनेगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू I4। देन अब इस I4 को M1 देखेगा कितने डिस्टेंस पर, तो आप यहाँ से देख लीजिए ये कितना हुआ है, I4 यहाँ से कितना है, तो ये कितना है M2 का
I1 का तो कितना 1 2 1 3 2 5, ये डिस्टेंस हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है। अब आप देखो कि I4 को M1 कितने डिस्टेंस पर देख रहा है, तो 5 + 1 + 2 5 1 6 2 8 सेंटीमीटर पर। सो इट्स इमेज विल बी I6 at 8 centimeter, I6 at I5 at 8 centimeter behind the mirror. So 8 centimeter is the position and the process is continued. So image will continually form in this side. कभी इसके इमेज को वो ऑब्जेक्ट देखता है, कभी उसके इमेज को ये ऑब्जेक्ट देखता है, बट इंटेंसिटी प्रैक्टिकली क्या होगा, इनफाइनाइट इमेज, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 10 इनफाइनाइट इमेज will form but with decreasing intensities, इनके इंटेंसिटी जो होंगे वो लगातार डिक्रीज करते चले जाएंगे, लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज ना। आज आप यहीं तक सीख करके रहिए, नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट देंगे तो इसको और बेहतर तरीके से, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 पार्ट आप इसका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, इसके 2-3 तरीके बताएंगे हम आपको, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप एक बार में निकाल लेंगे। और उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो उसकी बात भी करेंगे। सो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेक्चर आपका प्लेन मिरर का। सो 1-2 लेक्चर में इसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अभी सब कुछ स्लोली हमने लिया हुआ है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि अब थोड़ा सा आपका ग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, बेसिक्स आपका क्लियर कर दिया है मैंने। लगातार रिव्यू लेते रहेंगे, आपके पास घर में आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, इसीलिए आप उसको रिपीट करके समझते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।